नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। महात्मा गांधी की बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी की आत्मकथा की एपिसोड संख्या 8। आज की इस एपिसोड में महात्मा गांधी के पिताजी की मृत्यु होती है और इस वक्त महात्मा गांधी के अंदर एक दोहरी शर्म की भावना भी झलक कर आती है। इन्हीं प्रसंगों के ऊपर आज की एपिसोड में जिक्र किया जाएगा। आइए देखते हैं महात्मा गांधी के पिताजी की मृत्यु और उनकी दोहरी शर्म जो है किस प्रकार से थी और क्या घटना था, क्या प्रसंग था उनके जीवन में, क्यों वो दोहरी शर्म की बात कर रहे हैं। इन सभी चीजों के ऊपर पर्दा अब खुलेगा कि क्या था वो दोहरी शर्म। ये अध्याय, यह एपिसोड भी काफी मजेदार होने वाला है, काफी ज्ञानवर्धक भी है और मजेदार भी है। कई अर्थों से ये मजेदार हो जाता है। देखिए, हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग ये पहले भी जान चुके हैं कि महात्मा गांधी के पिताजी को एक रोग लगा था, भगंदर का रोग लग चुका था। और भगंदर के रोग में महात्मा गांधी के पिताजी की हालत भी असहाय थी। वो बिस्तर पे पड़े रहते थे और उनका दिनचर्या जो है बिस्तर पे ही होता था, करवट बदलते रहते थे। लेकिन महात्मा गांधी के पिता में एक बहुत ही हाई डिटर्मिनेशन था। हाई डिटर्मिनेशन क्यों मैं कह रहा हूं, बहुत दृढ़ संकल्पी व्यक्ति वो भी थे। और वो क्यों कह रहा हूं इसका जिक्र और इसके ऊपर भी पर्दा आपको इस प्रसंग में मिलेगा कि क्यों मैंने महात्मा गांधी के पिता करमदास काबा गांधी को मैंने क्यों कहा है कि वो काफी डिटरमाइंड पर्सन थे। ठीक है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा था, पॉजिटिव एटीट्यूड उनमें भी थी। देखिए, अब जानते हैं उस समय मैं 16 वर्ष का था। हम ऊपर देख चुके हैं जिसमें की घटना है, उसमें महात्मा गांधी के पिताजी की जो उम्र है, महात्मा गांधी की जो उम्र थी वो 16 वर्ष की थी। और ये भी जान चुके थे कि पिताजी को बीमारी जो थी वो थी भगंदर का रोग लगा हुआ था। ठीक है, उनकी सेवा में महात्मा गांधी जो है, हम पहले भी कह चुके हैं, कई बार ये बातें आ चुके हैं। महात्मा गांधी जिस वक्त से श्रवण कुमार का वो नाटक पढ़े थे, उस वक्त से उन्हें उनमें श्रवण कुमार जैसा बनने की लालसा जाग उठी थी। और यही वजह था, सबसे बड़ा वजह यही था कि महात्मा गांधी अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे और पिता की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। ये वो साफ साफ अपने बायोग्राफी में लिखते हैं। घर का एक पुराना नौकर और मैं रहता था। मतलब अपने पिताजी की सेवा की बात कर रहे हैं, तो अपने पिताजी की सेवा की बात करते हुए कहते हैं कि मैं और घर का एक पुराना नौकर था जो बाबूजी की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। मेरे जिम्मे नर्स का काम था, यानी पिताजी को दवा खिलाना, समय पे पानी पिलाना, दवा खिलाना, उनकी देख रेख करना, करवटें बदलवा देना, पैर हाथ दबाना, ये जिम्मा जो था वो महात्मा गांधी के पल्ले पड़ा हुआ था, हिस्से में था। आगे देखिए, उनके घाव धोना, उसमें दवा डालना, मरहम लगाने के समय मरहम लगाना, उन्हें दवा पिलाना और घर पर दवा तैयार करना, यह मेरा खास काम था। तो पिताजी की सेवा के समय महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के घाव को में मलहम लगाता था, उसको साफ करता था, जब जब दवा की जरूरत होती थी दवा पिलाता था, और घर में दवा बना करके उन्हें देना ये महात्मा गांधी का जिम्मा था, के हिस्से पड़ा हुआ था। रात हमेशा उनके पैर दबाना और इजाजत देने पर सोना, यह मेरा नियम था। देख लीजिए, रात को जो है उनका पैर दबाते थे। जब महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के पिताजी काबा गांधी उन्हें कहते बेटा आप जाओ सो जाओ, तब महात्मा गांधी जो है अपने कक्ष में सोने के लिए चले जाते थे। अब देखिए, जो दोहरी शर्म की बात है यहीं पर से शुरू होगा, यहीं से शुरुआत होगी उस दोहरी शर्म का। ठीक है, देखिए, मुझे स्मरण नहीं कि मैं इसमें किसी भी दिन चूका हूं। मतलब ये कहते हैं कि मैं ऐसा कोई दिन नहीं होगा, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी दिन मैं चूका हूं कि हाँ ऐसा क्यों, मुझे नहीं करना चाहिए ये चीज, या मैंने नहीं किया है, अपने पिता की सेवा नहीं की है, वो दिन मुझे याद नहीं। और मुझे नहीं लगता कि कभी मैं चूक भी हुआ होगा इस काम को करने
के दौरान। ये दिन हाई स्कूल के थे, इसलिए खाने पीने के बाद मेरा समय स्कूल में या पिताजी की सेवा में ही बीतता था। जिस दिन उनकी आज्ञा मिलती और उनकी तबीयत ठीक रहती, उस दिन शाम को टहलने जाता। अब देखिए, पिताजी की सेवा में बीतता था, मतलब कि विद्यालय हाई स्कूल में उसमें थे और विद्यालय से आते थे तो पिताजी में लग जाते थे, पिताजी से बचते थे तो फिर हाई स्कूल, अधिकांश वक्त इनका विद्यालय हाई स्कूल में और फिर पिताजी की सेवा में ही बीतता था। पर यही साल था। अब देखिए, सबसे बड़ी विडंबना है कि महात्मा गांधी 16 वर्ष के थे और इस वक्त कस्तूरबा भी 16 या 15 या 16 की ही रही होगी। और इसी उम्र में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी गर्भवती भी हो गई थी। मैं आज देख सकता हूं कि इसमें दोहरी शर्म थी। देखिए, यहां पर ही दोहरी शर्म का राज छिपा हुआ था कि 16 साल की उम्र में महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी पिता बनने जा रहे थे। ठीक है, अभी इनका शायद मैट्रिकुलेशन भी नहीं हुआ था। 16 साल, और कस्तूरबा भी इन्हीं की उम्र की थी, तो 16 साल उनका भी ले लीजिए। तो 16 साल की उम्र में, जो कि नादान उम्र है, इस उम्र में मां बनना वैज्ञानिक रूप से कदापि सही नहीं था। इस चीज की अनुभव महात्मा गांधी को भी बाद में हुई है। पहली शर्म तो इस बात की कि विद्याधन के समय होते हुए मैं संयम। देखिए, पहला शर्म किस बात का कि पहले तो वो शादी हो गई थी तो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, विद्यालय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, और इसी दौरान जो है इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी मां भी बन चुकी थी। तो ये कहते हैं कि विद्या प्राप्त करने के दौरान मैं अपने जीवन में अपने ऊपर संयम नहीं बरत सका। जिस उम्र में मुझे ब्रह्मचर्य पर चलना था, मैं उस उम्र में ब्रह्मचर्य पर नहीं चल सका और खुद पर संयम ना रख सका, जिसका परिणाम ये रहा कि मेरी पत्नी 16 साल की उम्र में ही गर्भवती हो गई। ये पहला शर्म था। दूसरी यह कि यद्यपि स्कूल की पढ़ाई को मैं अपना धर्म समझता था और उससे भी अधिक माता, देखिए दूसरी शर्म किस बात की कि महात्मा गांधी अपने स्कूल की पढ़ाई को धर्म समझते थे, मुख्य कर्तव्य समझते थे, और उससे भी बड़ा बात यह था कि अपने पिता माता पिता की सेवा उनका उनसे भी बड़ा कर्तव्य था, धर्म था। इन दोनों के चीजों के बावजूद भी मैं खुद पर संयम नहीं रख सका और इनकी पत्नी, मेरी पत्नी गर्भवती हुई। और सो भी इस हद तक कि बचपन से ही श्रवण, जबकि ये भी कहते हैं कि जबकि मैं बचपन से ही श्रवण कुमार के रास्ते पे के पद चिन्हों पर चलने वाला बालक था और उन जैसा बनने की चाह रखता था, उसके बावजूद भी मैं वासना में लिप्त रहा, विषय वासना में लिप्त रहा। मुझ पर सवारी कर सकी थी, मतलब विषय वासना जो है मुझ पर सवारी कर रही थी। मैं सब कुछ भूल चुका था कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किन किन कार्यों में फंसा हूं और मुझे पहले किन कर्तव्यों को अधिक ध्यान पूर्वक करने की जरूरत है, ये नहीं समझ सके और विषय वासना की तरफ ये थोड़े बहकते चले गए, नदी की धारा की तरह बहकते चले गए। जैसे कह लीजिए कि इनका शरीर एक समुद्र हो और उस समुद्र में एक लहरें उठ रही हो, और वो लहरें किसकी हैं? तो विषय वासना की। कहना चाहते हैं कि मैं अगर समुद्र हो तो मुझ में वो लहरें उठनी चाहिए थी जिससे मैं अधिक से अधिक विद्या और प्राप्त कर सकूं और जिससे अधिक से अधिक मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं और श्रवण कुमार के पद चिन्हों पर चलकर उन जैसा बन सकूं। इस प्रकार की लहरें मेरे अंदर आनी चाहिए थी, परंतु हुआ उसका विपरीत। मेरे अंदर विषय वासना की लहरें उठने लगी थी। फिर भी मतलब यह कि यद्यपि रोज रात को मैं पिताजी के पैर तो दबाता था, लेकिन मेरे मन शयन कक्ष की ओर भटकता रहता, और सो भी ऐसे समय जब स्त्री की संग धर्मशास्त्र के अनुसार त्याज्या था। देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे बहुत ही
निडरता से महात्मा गांधी कहे हैं। पाठक को शायद, श्रोता को शायद सुनने में हंसी आ रही होगी, लेकिन हंसने की बात नहीं है बच्चों, हंसने की बात नहीं है। महात्मा गांधी इन पंक्तियों से कहना चाह रहे हैं कि जब कभी मैं पिताजी के साथ होता और रात में उनका पैर दबाता, तो शायद मन मेरा कहीं और घूम रहा होता था। मन में हमेशा, मेरे मन में इस प्रकार की विचार आती थी कि कब मुझे मुक्ति मिले और मैं अपनी पत्नी के पास चला जाऊं। इस प्रकार की भावनाओं में महात्मा गांधी लिप्त रहते थे। दूसरी ये भी कहते हैं कि इस वक्त, जबकि कस्तूरबा जो है गर्भवती थी और इस वक्त जो है पत्नी का त्याग करना चाहिए, उसके संपर्क से अपने आप को दूर रखना चाहिए, वो भी, उस पर भी मैं कंट्रोल, नियंत्रण नहीं कर पाया था। मेरे अंदर जो है विषय वासना की भूख शायद जागी हुई थी और मैं भागता चला जा रहा था। सर यहां पर थी कि पिता की सेवा करने के बावजूद भी मेरी अंतरात्मा में कुछ और बातें चल रही थी। मैं वहां जाना चाहता था। देखिए, वही बात हो जाती है कि राम किसी वृक्ष के नीचे सोए थे, अपनी जंगल में जब वो चले गए थे और वो सोए हुए थे, और मन ही मन लक्ष्मण के मन में विचार आया कि काश मैं बड़ा होता तो आज मैं लेटा हुआ होता और राम भैया मेरे पैर दबा रहे होते। ये विचार, यही विचार कि इंसान अपने काम को करने के वक्त उसका विचार नहीं भटकना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ध्यान टीवी पर नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ध्यान खाने पीने की चीजों पे नहीं होना चाहिए, या घर में और विषयों पे अगर बातचीत चल रही है तो उस पर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान आपके विषय पर होना चाहिए, आप एकाग्रचित होकर के उस काम को पूरा कर सके। यहां पर यही सीख मिल रही है कि किसी भी कार्य को करने के दौरान आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कार्य पर ही टिका होना चाहिए, अन्यथा किसी और काम पर टिका नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। पिताजी की बीमारी बढ़ती जाती थी। वैद्यों ने अपने लेप आजमाए, हकीमों ने मरहम पट्टियां आजमाई, साधारण हजाम वगैरह की घरेलू दवाइयां भी की। अंग्रेजी डॉक्टर ने भी अपनी अकल आजमा कर देखी। अंग्रेज डॉक्टर ने सुझाया कि शल्य क्रिया ही रोग का एकमात्र उपाय है। तो देखिए, जितने प्रकार के, नाना प्रकार की जो बीमारी को ठीक करने के लिए नाना प्रकार के जो है नीम, हकीम, वैद्य, सबको दिखाया गया। सबने अपना अपना उपाय जो है महात्मा गांधी के पिता के ऊपर, उनके घाव के ऊपर आजमाया। अंग्रेजों से भी, अंग्रेज डॉक्टर से भी दिखलाया गया। अंततः अंग्रेज डॉक्टर भी जब असफल रहा तो उन्होंने कहा शल्य चिकित्सा ही इसकी आखिरी उपाय है, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। परिवार के एक मित्र वैद्य बीच में पड़े और उन्होंने पिताजी को कि उत्तर अवस्था में ऐसी शल्य क्रिया को, देखिए यहां पर कहते हैं ना कि व्यास काले विपरीत बुद्धि, यहीं पर हुआ जब अंग्रेज डॉक्टर ने कहा कि शल्य क्रिया के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो महात्मा गांधी के पिताजी को भी बुद्धि देने वाले एक वैद्य मिल गए। उन्होंने कहा आपकी ये उत्तर अवस्था है, आप धीरे धीरे बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं, उम्र आपका पार होता चला जा रहा है, मृत्यु के करीब आते चले जा रहे हैं, और इस उम्र में आप अगर शल्य चिकित्सा पर निर्भर करेंगे तो शायद आपके लिए अधिक कष्टकारी हो सकता है। और शायद महात्मा गांधी के पिता भी इस बात को सुन करके अड़ गए कि मुझे शल्य चिकित्सा नहीं करवानी है। तरह तरह की दवाओं की जो बोतलें खरीदी थी वो व्यर्थ गई और शल्य क्रिया नहीं हुई। मतलब वो बहुत से दवाइयां खरीदी गई, सब व्यर्थ गया, शल्य क्रिया तो हुई नहीं। मतलब शल्य जो अंग्रेज डॉक्टर ने कहा वो शल्य क्रिया ना हो पाया। वैदराज प्रवीण और प्रसिद्ध थे, मतलब अब दूसरे वैदराज आए, प्रवीण, जो उस समय काफी प्रसिद्ध वैद्यों में से एक माने जाते थे। मेरा ख्याल है कि अगर वो शल्य क्रिया होने देते तो घाव भरने में दिक्कत ना होती। देखिए अब ये वैदराज प्रवीण के बारे में कहते हैं कि अगर वैदराज प्रवीण जी पिताजी का शल्य चिकित्सा करवाने के लिए परमिशन देते, होने देते, तो शायद उनका घाव भरने में समय नहीं लगता। अब वो घाव भर जाता और शायद वो जिंदा भी रहते, कुछ और समय जरूर जी लिए होते। जी, परंतु काल समीप था, इसलिए उचित उपाय कैसे हो पाता। लेकिन
अंत जब आता है ना, कहते ना कि जब अंत समय आता है तो इंसान का भाग लुट जाता है, दिमाग बुद्धि विवेक काम नहीं करता है। तो वही हुआ, बुद्धि विवेक काम नहीं किया, अंत समय था। ठीक है, इसलिए उचित उपाय कैसे हो पाता। पिताजी शल्य क्रिया कराए बिना ही बंबई से वापस चले। शल्य क्रिया के लिए अंग्रेज डॉक्टर क्या दिखाने के लिए बंबई गए थे, परंतु वहां से बिना शल्य क्रिया करवाए हुए वो लौट आए। साथ में इस निमित्त से खरीदा हुआ सामान भी लेते हो, जो जिन निमित्त से जो सामान वान खरीदे थे वो भी साथ में अपना लेके चले आए हैं। वे अधिक जीने की आशा छोड़ चुके थे। पिताजी कहते हैं कि उनको भी उम्मीद हो चुका था, अब ज्यादा जिंदा जीना नहीं है, ज्यादा उम्मीद भी नहीं है और ज्यादा जीवन की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। उनकी आशा छूट चुकी थी, किसी भी पल उनके प्राण पखेरु उनके शरीर से उठ सकते हैं, ऐसा उन्हें आभास हो चुका था। धीरे धीरे उनकी बीमारी और जकड़ते चले गई, उनका शरीर कमजोर होता चला गया। बीमारी जकड़ते गई और महात्मा गांधी के पिता के शरीर और कमजोर होता चला गया, कमजोर होता चला गया। लेकिन उन्होंने आखिरी घड़ी तक इसका विरोध ही किया। देखिए कुछ उस समय जो है विरोध किस चीज की थी ये जान लीजिए कि महात्मा गांधी के पिता जो हैं को ये सजेशन दिया गया कि इनका सारा दिनचर्या जो है खाना पीना हगना मुतना सब कुछ बिस्तर पे ही हो, दिनचर्या के जो कार्य हैं वो दिन बिस्तर पे ही, ज्यादा टहलने वलने जाने होने की जरूरत, हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं है। पर मैंने कहा ना कि उनमें बहुत दृढ़ संकल्प थी, डिटर्मिनेशन था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी सारी क्रिया उनकी बिछावन पे ही हो। वो प्रयास करते थे उठने का और उठ करके अपनी दिनचर्या के कार्य को करते थे। महात्मा गांधी लिखते हैं कि शायद मुझे स्वच्छता का ज्ञान उस समय अपने पिता से ही मिला था। उस बीमारी में भी उनके बिछावन बड़े स्वच्छ होते थे, साफ होते थे, किसी प्रकार का गंदगी नजर नहीं आता था। इसी वाक्य पे वो कहते हैं कि जो स्वच्छता की बात मैं करूं तो शायद मुझे वहीं से प्राप्त हुआ है, वहीं उसी पल मैं जो हूं स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में सीखा हूं। अब शाम की घोर रात्रि समीप आई। अब रात का घोर रात्रि आ गई, रात 12 बज चुके थे, 1 बज चुके थे। उस दिन मेरे चाचा जी राजकोट में थे। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि पिताजी की बढ़ती बीमारी का समाचार पाकर, अब देखिए हुआ क्या कि वो उस दिन की बात आ गई कि महात्मा गांधी के चाचा जी राजकोट में रहा करते थे। जब उन्हें सूचना मिली कि काबा गांधी मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है, तो वो राजकोट से सीधे घर पहुंचे, पोरबंदर आ गए और दोनों, ठीक है, और वो अपने पिता भाई को देखने के लिए महात्मा गांधी यहाँ पे मिले। तो दोनों भाइयों के बीच में एक अटूट प्रेम था। चाचा जी दिन भर पिताजी के बिस्तर के पास बैठे रहते और हम सबको सोने की इजाजत खुद पिताजी के बिस्तर के पास होते। देख लीजिए हुआ क्या, इतनी अटूट प्रेम था कि सबको बोलते थे बच्चों तुम लोग जाओ सो जाओ, मैं भैया के साथ रहूंगा। और उनके पास बैठ करके उनके हाथों को पकड़कर, शायद उनके सिरहाने में बैठ करके उन्हें देखकर खूब रोते। सोच लीजिए आज के समय में दो भाइयों की ये प्रेम शायद ही देखने को मिलती है। ऐसा नहीं था कि उम्र नहीं थी और विवाह नहीं हुआ था उनके चाचा की, लेकिन पता नहीं आज समय के साथ साथ क्यों लोगों का विचार इतनी कंजर्वेटिव हो चुका है कि एक साथ जीने की कल्पना ही टूट चुकी है। और शायद वो जीना ही नहीं चाहते हैं कि हम एक साथ एक परिवार एक छत के नीचे जी सके। सबके दिलो दिमाग और जहन में आ चुका है कि नहीं अपना घर बसाएंगे हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो। ऐसी कल्पनाएं जो हैं संसार को धीरे धीरे तोड़ती चली जा रही है, परिवार को कह लीजिए तोड़ती चली जा रही है। ये सबसे बड़ा दुखद जो है घटना है, दुखद बात है आज के वर्तमान संसार के लिए कि लोग जो हैं एकजुट होकर के हंसी खुशी मिलजुल करके रहना नहीं चाहते। शायद उन्हें जो पाठ पढ़ाया गया एकता में बल है वो भूल चुके हैं, टूटकर खंडित होकर जीना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। परिवार के दुर्भाग्य की बात होती है जब भाइयां खंडित होकर के टूट जाते हैं। अफसोस होता है कि आज के समाज में रामायण तो मिल जाता है हर घर में, पर रामायण की कहानी नहीं मिलती है। कहानी मिलती है महाभारत की, जबकि महाभारत की किताब घरों में नहीं मिलती है।
समानता ये इसलिए नहीं मिलती है कि महाभारत क्लेश लेकर आती है, पर यहाँ तो रामायण रखा हुआ है, भाइयों के प्रेम की कहानी है, फिर भी क्लेश क्यों है भाइयों के बीच में, ये मैं नहीं समझ सका आज तक। भाइयों के बीच अटूट प्रेम था। चाचा जी बगल में बैठकर दिन भर बैठे रहते थे, उनके सिराने होते थे, खुद रोते रहते थे, और हम सबको सोने की इजाजत मिल जाती थी। किसी को ख्याल नहीं था कि इस रात यह रात आखिरी, मतलब हम लोगों ने समझा ही नहीं थी कि उस दिन जो है मेरे पिताजी की आखिरी रात होगी और वो इसी रात उनकी प्राण पखेरु उनके शरीर से उड़ जाएंगे। मैं पैर दबा रहा था। चाचा जी ने मुझसे कहा, जा अब मैं दबाऊंगा, मैं बैठूंगा, तू जाकर सो जा। शायद मन ही मन में खुश हुआ और मैं अपने कक्ष में, शयन कक्ष में आ गया। पर मैं सोने कैसे देता, मतलब शयन कक्ष में पहुंचा तो पाया कि कस्तूरबा गांधी मेरी पत्नी सो रही है और मैं उसे सोने कैसे देता। मैंने उसे जगाया, उसे उठाया। पत्नी तो बेचारी गहरी नींद में थी, पर मैं उसे सोने कैसे देता। मैंने उन्हें जगाया। 5-7 मिनट बीते ही होंगे, शायद जगाने के बाद कुछ बातें हो रही होंगी, बातें कर रहे होंगे। 5-7 मिनट के बाद ऐसा वक्त आया कि उनके दरवाजे पर किसी ने पीटा और बाबूजी का नाम लिया। वो और कोई नहीं था, उनका घर का पुराना नौकर ही था। और जब दरवाजा खोले महात्मा गांधी ने जब दरवाजा गांधी जी ने खोला तो सामने से उत्तर मिलता है, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। मैं समझ गया, तबीयत तो खराब थी ही उनकी। मैं इस बात से समझ गया कि हालत अब नाजुक है। एकदम बिस्तर से कूद गया, मतलब वो बैठे बिस्तर में बैठे थे, वहां दौड़े और फिर अपने पिताजी के शयन कक्ष की तरफ दौड़े। और इसी बीच में उन्होंने पूछा, सच तो बोल, क्या कहना चाह रहा है वो तो बोल। तो नौकर बोलता है, बापूजी गुजर गए, बापू गुजर गए, बापू गुजर गए। मेरा पछताना किस काम आता। यहां अब महात्मा गांधी को पछतावा हो रहा है, रिपेंट कर रहे हैं वो कि अंत समय में मैं वहां क्यों नहीं था। मैं कितना बेशर्म हूं कि पिता बीमार थे, उनका हालत सही नहीं था और उस वक्त उन्हें छोड़ करके मैं अपने शयन कक्ष में अपनी पत्नी के पास आ गया। इसका पछतावा था। पर कहा जाता है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब बहुत पछतात क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वो तो वक्त गुजर चुका था, अब पछताने से भी कोई फायदा था नहीं। बहुत दुख हुआ। दौड़कर पिताजी के कमरे में पहुंचा। बात समझ में आई कि अगर मैं विषाद ना होता तो इस अंतिम घड़ी में यह वियोग मुझे नसीब ना होता। कहते, मैं अगर विषाद ना होता, विषय वासना में लिप्त ना होता, तो शायद अंतिम घड़ी में मुझे मेरे पिता के दर्शन हो जाते। उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। वो अपने आप को बेशर्म तक कह चुके थे। अब तो मुझे चाचा जी के मुंह से सुनना पड़ा, क्योंकि अंत समय में उनके पैर दबाते रहते, तो उनके अंत समय में महात्मा गांधी जो है अपने पिता के पैर के पास बैठे हुए होते। लेकिन अब जो है उन्हें अपने चाचा जी के मुंह से सुनना पड़ा कि पापा, बापू हमें छोड़कर चले गए बेटा। अपने बड़े भाई के परम भक्त चाचा जी अंतिम सेवा का गौरव पा गए। कहते हैं ना कि जिनके मन में किसी प्रकार का भेद ना होता है, सुख उसी को मिलता है। इतना अटूट प्रेम था दोनों भाइयों के बीच में, मोहनदास करमचंद गांधी के पिताजी और उनके चाचा जी के बीच में, कि अंत समय का दृश्य सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के चाचा जी को ही दर्शन हुआ, सिर्फ उन्हें ही दर्शन हुआ। इसका भी अफसोस था महात्मा गांधी को। पिताजी को अपने अवसान का अंदाजा हो चुका था। उन्होंने इशारा करके लिखने का सामान मंगवाया और कागज में लिखा, तैयारी करो,
इतना लिखकर उन्होंने हाथ पैर बांधा, ताबीज तोड़कर फेंक दिया, सोने की कंठी भी तोड़कर फेंक दी और एक क्षण में आत्मा उड़ गई। महात्मा गांधी देखिए कहते हैं कि चाचा जी से कहा गया कि काला गांधी ये सोते सोते कहे कि भाई ऐसा है, कागज लाओ, मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं। उनके भाई ने कागज ला के दिया, कलम ला के दिया और उसमें वो 2 शब्द लिखे, तैयारी करो। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख पाए थे। कहना चाह रहे शायद वो लिख कर ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी अंतिम समय आ चुकी है, तुम तैयारी करो। और इतना लिखते हुए अपने हाथों में बंधे हुए ताबीज को उठाकर फेंक दिया और जो सोने के कंगन थे उसे भी निकाल करके हटा दिया। कंठी, सोने की कंठी जो लगी हुई थी उसे ही फेंक दिया गया। और इतना करते करते उनके शरीर से आत्मा जो है विलुप्त हो गई। अब तो बचा तो वो ठंडा शीतल शरीर बचा हुआ था। पिछले अध्याय में मैंने अपने जिस शर्म का जिक्र किया वह यही शर्म है। तो 16 वर्ष की उम्र में विवाह का परिणाम और उस उम्र में विषय वासना के प्रति जागृति उत्पन्न होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उन्होंने इसके जिक्र यहां पे किया। सेवा के समय भी विषय की इच्छा, मैं इस काले दाग को आज तक नहीं मिटा पाया। कहना उन्हें बहुत बेशर्मी, वो अपने आप उन्हें लग रहा था मेरे ऊपर, मेरे चित्र के ऊपर एक दाग लग चुका है और वो काला दाग, वो काला धब्बा जो है मैं आज तक मिटा नहीं पाया। मैंने हमेशा माना कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी अपार भक्ति थी, इसके लिए सब कुछ छोड़ सकता था, तथापि सेवा के समय भी मेरा मन विषय को नहीं छोड़ सकता था। कितना दुख है कि मैं अपने माता पिता के प्रति जो है सब कुछ छोड़ सकता था, सब कुछ त्याग कर सकता था। मैं श्रवण कुमार के पद चिन्ह पर चलने वाला था, परंतु उस वक्त भी उनकी सेवा के दौरान भी मैं अपने अंतर मन में विषय वासना के विषय को नहीं छोड़ सका। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला मानते हुए भी विषांत माना हूं। मतलब मैंने जरूर एक पत्नी का पालन किया हूं, लेकिन मैं विषांत रहा हूं, विषय वासना के प्रति अंधा रहा हूं। इससे मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा और इस चीज से मुक्त होने में काफी समय लगा और मुक्त होने से पहले कई धर्म संकट सहने पड़े और जब मुक्त हुआ इससे कई धर्म संकट जो है हमें सहने पड़े, मुझे सहने पड़े। अपनी इस दोहरी शर्म की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं यह भी कहूं कि पत्नी के जो बालक जन्मा वो 2-4 दिन जीकर चला गया। देखिए कम उम्र में एक दूसरे ज्ञान जान लीजिए कि कम उम्र में गर्भवती होने का नुकसान भी क्या हुआ। महात्मा गांधी का जो पहला बच्चा था वो 2-4 दिन ही जी सका था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो पहला बच्चा उनका ज्यादा जीवन नहीं जी सका, ये भी उनके जीवन का एक गहरा छाप छोड़ा होगा, गहरा दुख छोड़ा होगा। कोई दूसरा परिणाम हो भी क्या सकता था? कहते हैं कि अब दूसरा परिणाम क्या हो सकता था? मैं खुद विषांत हो रखा था, तो इससे ज्यादा मैं और क्या उम्मीद कर सकता हूं? जिन माँ बापों को अथवा जिन बाल दंपति को चेतना हो वे दृष्टांत से चेते। मतलब अंततः वो अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपने माँ बापों से रिक्वेस्ट करते हैं, बाल दंपति से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने जीवन में संयम जरूर बरतें। ये संयम बहुत ही आवश्यक है। महात्मा गांधी की बायोग्राफी की 8वीं एपिसोड का ये अंत है। इसके बाद जो है धर्म की झांकी शुरू होगी महात्मा गांधी की 9वें एपिसोड से। और टिल देन बाय बाय। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, मनोरंजक साबित हुआ हो, एंटरटेनिंग लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और उससे ज्यादा इसे शेयर करें। महात्मा गांधी की बायोग्राफी मेरा मानना है आज के सभी नवयुवकों के पास जाना चाहिए, ताकि हर नवयुवक जो है अपने जीवन को सत्य के प्रति मोड़ सके। क्योंकि आज दुनिया को सिर्फ और सिर्फ सत्य के सहारे ही बचाया जा सकता है। सत्य के सहारे। धर्म के रास्ते पे तो सब संभव ही नहीं है, पर सत्य के रास्ते पे चलकर, इंसानियत के रास्ते पर चलकर ही
दुनिया को बचाया जा सकता है, दुनिया को एक छत के ऊपर लाया जा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो इसी फिलॉसफी के अंतर्गत लाया जा सकता है। टिल देन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।